नमस्कार साथियों, मुझे उम्मीद है कि बियॉन्ड दी स्टोरीज़ की जो कहानियाँ हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। जो रूरल टेल्स की यात्रा थी उसमें कई कहानियाँ ऐसे हैं जिनको बनाने में काफ़ी रोमांच पैदा हुआ था। तो आज की कहानी है घेस की। घेस गांव उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के देवाल ब्लॉक में स्थित है और देहरादून से करीब 300 किलोमीटर की ये दूरी है इसकी, और ऋषिकेश से करीब 270 के आसपास। यानी आप देहरादून से चलते हैं तो आप शाम तक घेस पहुंच जाएंगे। यहाँ से कर्णप्रयाग यानी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, कर्णप्रयाग से फिर थराली तक जो नेशनल हाईवे है, जो आगे फिर ग्वालदम और वहाँ से कुमाऊँ जाता है। जो लोग उत्तराखंड के बारे में बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं या आए भी हैं उत्तराखंड में कई बार, लेकिन उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड में करीब 13 ज़िले हैं, करीब नहीं 13 ज़िले हैं। 2 मंडल हैं, गढ़वाल और एक कुमाऊँ। गढ़वाल मंडल में ही 4 धाम हैं। गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं। नीचे से शुरू करते हैं, देहरादून जो मैदानी ज़िले हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। उसके बाद बगल में हरिद्वार है। फिर ऊपर आते हैं तो टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है। तो ये 7 ज़िले गढ़वाल मंडल में। अब कुमाऊँ की बात करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, उधमसिंह नगर जिसकी बॉर्डर लगे हैं उत्तर प्रदेश से। उसके बाद फिर नैनीताल ज़िला, उसके बगल में चंपावत, नैनीताल से आगे अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के आगे फिर पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो ये 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में, और इन 13 ज़िलों में जो 4 धाम यात्रा है वो उत्तरकाशी और फिर टिहरी से होते हुए रुद्रप्रयाग और चमोली। और जो रास्ते हैं जहाँ से होते हुए 4 धाम के जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं, उसमें पौड़ी गढ़वाल भी है, टिहरी गढ़वाल भी है। लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री जो हैं वो उत्तरकाशी ज़िले में हैं, और इस तरीके से केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग में है। पहले रुद्रप्रयाग ज़िला चमोली गढ़वाल का ही पार्ट था, और चमोली गढ़वाल में बद्रीनाथ धाम है। इसी तरीके से पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार, सप्त बद्री, ये सब जो हैं वो धाम अलग अलग इन जिलों में है। अब बात करते हैं फिर से घेस की। 15 सितंबर का समय था और मैं नैनीताल में था। बारिश लगभग अब ख़त्म हो रही थी, क्योंकि 15 सितंबर के बाद बारिश जो है वो कम हो जाती हैं, होती है छिटपुट कुछ इलाकों में, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। कभी कभार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। अचानक ख्याल आया कि क्यों ना चमोली चला जाए। तो जाना मैं कहीं और चाह रहा था, यानी जाना मुझे जो था वो मैं वाण जाना चाह रहा था, यानी लोहाजंग। लेकिन जब मैं निकला वहाँ से नैनीताल से, तो रानीखेत से फिर मैं गया चौखुटिया, फिर चौखुटिया गरुड़ गया, गरुड़ सोमेश्वर गरुड़ गया, गरुड़ से फिर कौसानी गया, फिर कौसानी से फिर गरुड़, सोमेश्वर से जो है कौसानी से गरुड़ से ग्वालदम। तो रानीखेत के आसपास था मैं। तो हमारे मित्र हैं राष्ट्रीय सहारा में अर्जुन बिष्ट, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैं उनसे कई बार कह रहा था, वो भी कई बार कह रहे थे कि घेस आना। तो बड़ी इच्छा थी घेस जाने की। कई सालों से सोचता था। घेस के लिए कहावत है, घेस जिसके आगे नहीं है देश, उसके आगे हिमालय है और फिर आगे तिब्बत लग जाता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, मतलब उसके आगे कोई गांव नहीं है घेस के आगे। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल स्वागत है। मेरी धर्मपत्नी जी हैं और उनके बड़े भाई का लड़का राहुल, वो दोनों घर पे थे, और उनके पिताजी बलवंत सिंह बिष्ट। तो खैर मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, और करीब 12-1 बजे तो मुझे करीब रानीखेत से आगे ही हो गए थे। फिर ग्वालदम पहुंचा, ग्वालदम में खाना खाया, 2-2:30 बज गए थे। उसके बाद फिर ग्वालदम से जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो एक स्थानीय लड़का मिला मुझे, और ये मैं सफ़र बाइक से शुरू कर रहा था। तो लगभग 200-250 किलोमीटर उस दिन मैं चला हूँगा नैनीताल से सीधे घेस। फिर थराली आया, थराली से आगे जो नंद केसरी है, और बादल थे आसमान में, धूप भी खिली हुई थी,
सितंबर के महीने में चारों तरफ हरियाली दिखती है, जगह जगह जो गाड़ गदेरे हैं, झरने हैं। तो वो सफ़र काफ़ी आनंददायक था। हालांकि सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी, नेशनल हाईवे कई जगह ख़राब थे, कई जगह अच्छे थे। उन घुमावदार सड़कों पर बाइक घुमाते हुए मैं पहुंचा करीब शाम के 5:30 बजे के आसपास देवाल। देवाल वो कस्बा है जिससे आगे जाके फिर रास्ता कटता है घेस के लिए, करीब 32 किलोमीटर। रास्ता कुछ करीब 3-4 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश के बाद पूरे पहाड़ की जो सड़कें हैं वो तहस नहस हो जाती हैं। कहीं पर लैंडस्लाइड है, पत्थर आते हैं, सड़कें उखड़ जाती हैं। अगर डामरीकरण भी हुआ है तब भी लैंडस्लाइड होता है जगह जगह, और जगह जगह गदेरे, जो पानी के नए नए सोते निकल जाते हैं, तो उससे सड़क बहुत टूट फूट जाती है। खैर हम देवाल से 5:30 बजे पहुँचे। देवाल में हमने पूछा, देवाल तक तो मैं पहले भी गया था लेकिन घेस में पहली बार जा रहा था और मेरे साथ कोई और साथी नहीं था। तो मैंने देवाल पे कुछ टॉफ़ियाँ ली एक दुकानदार से, उसको पूछा कि कितना आगे है और कितना समय लगेगा। तो उसने कहा 1-1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। मौसम शाम के समय फिर बदलने लग गया था। तो जैसे ही मैं देवाल से आगे निकला करीब 4-5 किलोमीटर, तो बारिश शुरू हो गई और बारिश भी ठीक बारिश हुई। मैंने सोचा रुक जाएगी, फिर आगे चला। रेनकोट भी पहन लिया था और मेरे पास बरसाती था, वो कहीं गायब छूट गया था किसी जगह, तो एक रेनकोट था। चलता रहा, बीच में रुका भी, लेकिन ऐसी जगह ही नहीं मिली कि बाइक को रोक सकूं और बच सकूं। नीचे पिंडर बह रही थी, पिंडर नदी के किनारे किनारे वो सड़क चल रही थी। उसकी आवाज़ और जो शाम का समय अंधेरा, तो चलते समय थोड़ा सा डर भी लगता है अगर आप अकेले चल रहे हैं, बारिश का मौसम हो, पहाड़ी रास्ते हों। लेकिन यही रोमांच जो है वो एक नया उत्साह पैदा करता है। इन कहानियों में कई सारे रोमांच हैं जो दिल में नई एनर्जी देते हैं। तो ये जो सफ़र था मेरा, उसमें मैं चले जा रहा था। रास्ते में जब मैं चल रहा था तो दूसरी तरफ से एक साथी हैं, वो आ रहे थे बाइक में। तो उनसे पूछा मैंने कितनी दूर और है, तो उन्होंने कहा कि अभी है करीब आधा घंटा। फिर बीच में एक जगह में रुका, पानी पिया। छोटे छोटे जो धाराएं हैं वो जगह जगह दिख जाती हैं, तो पानी पिया, ठंडा पानी, उसका आनंद ही कुछ और है। खैर भीग भी रहा था और जो मेरा कैमरा था, जो मेरे मोबाइल थे, जो गैजेट थे, वो मैंने सेव कर दिए थे। चलता रहा। ये जो बारिश होती है सितंबर की लास्ट की, वो एकदम से आती है और एकदम से फिर ख़त्म हो जाती है। मतलब आधा घंटा बारिश होगी, लेकिन उस आधे घंटे बारिश में ही छुपते छुपाते किसी तरह मैं भीग गया। जूते भी भीग गए, कपड़े भी भीग गए और ठीक घेस पहुंचा मैं। अंधेरा हो गया था, यानी 6:30 पौने 7 बजे का समय रहा होगा, तब तक मैं घेस पहुंच गया था। सितंबर में दिन भी काफ़ी बड़े होते हैं, 7:30 बजे के आसपास अंधेरा होता है, तो 7 बज गए थे। अब वहाँ पर घेस में क्या है, कनेक्टिविटी उस समय नहीं थी। BSNL का मोबाइल कहीं कहीं पकड़ता है, थोड़ा इंटीरियर है, दीवार से बिल्कुल आगे पिंडर घाटी में वो निकल जाता है। फिर आगे जाके जो पिंडर की एक दूसरी नदी है उसके किनारे किनारे। अब डर भी लग रहा था बीच बीच में, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा कि अर्जुन बिज जी का घर कहाँ है। तो एक बड़ी मुश्किल से शाम के समय एक बंदा मिला, उसने मुझे बताया। मैंने अपना सामान उठाया सारा और चलता गया, पूछता गया। पटाल का एक पूरा मकान और एक टीन सेट का 2 मकान, एक पुराना और एक नया, 2 मकान उनके चलते चलते मिल गए। जैसे ही मैं गया, राहुल को फ़ोन कर ही दिया था। राहुल मुझसे 2-3 बार उसने बात कर ली थी बीच में जब मैं आ रहा था। जब वाकई में अर्जुन सिंह बिज जी का जो घर है ना, परफेक्ट है होम स्टे के लिए। घेस गांव में कोशिश भी कर रहे हैं वो। खैर उसकी चर्चा आगे करूँगा। शाम का समय था, तुरंत राहुल ने जो जूते थे वो मैंने उतारे और उसके बाद उसने गर्म पानी वो लेके आया और फिर जैकेट वैकेट सब उतारी। अंदर वो कमरे में ले गया, पानी वानी पिया, गर्म पानी, फिर चाय आई। उनकी जो धर्मपत्नी है अर्जुन भाई की, हेमा जी, उन्होंने फिर अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। जो उनके पिताजी थे
बलवंत सिंह जी, वो पूछने लग गए सफ़र कैसा रहा। मैंने कहा ठीक रहा। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में नैनीताल से आप यहाँ आ गए। खैर बातें होती रही। राहुल ने फिर फ़ोन करके, व्हाट्सअप कॉल हो रही थी, चूँकि व्हाट्सअप चल रहा था, तो कई या मैंने भी अपने घर में बात करी उसी फ़ोन से, और फिर राहुल ने बता दिया अर्जुन भाई को कि ठीक ठाक पहुंच गए हैं। खैर अगले दिन जो है वो पूरी मौसम साफ़ी था, हल्की सी धुंध लगी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं हिमालय देख पाऊँगा बहुत नज़दीक, क्योंकि घेस, हिमनी, बलाण, वाण, ये जो गांव है ना, यहाँ से हिमालय बिल्कुल ऐसा दिखता है कि छू लें, हाथ बढ़ाएंगे तो छू लेंगे। तो इसी उम्मीद में हमारी जो आँख, काफ़ी देर तक मैं और राहुल बातें करते रहे। राहुल बताता रहा अपने गांव के बारे में। अब थोड़ा सा गांव के बारे में बता देता हूँ। घेस जो है वो अंतिम गांव पहले भी मैंने बताया था, घेस से नहीं है आगे देश, घेस जिसके आगे नहीं है देश। वो एक हर्बल गांव है, इसकी और भी जानकारी आगे दूंगा। लेकिन बर्फ़ पड़ती है और अच्छी बर्फ़ पड़ती है। इस गांव की हाइट करीब 2400 से 2700 मीटर है। इसके ऊपर एक बुग्याल है, बगजी बुग्याल, और अनडिस्कवर्ड है, बहुत कम लोग गए हैं। उस बुग्याल की खूबसूरती है अपनी। और पारंपरिक यहाँ पर खेतियाँ होती हैं, यानी जो राजमा है, पलटी है, उसके अलावा जो झिंगोरा है, मंडवा है, दालें हैं, जो पहाड़ के पारंपरिक अनाज हैं। आलू वहाँ का फेमस है और वो बाहर भी जाता है, मुंबई, दिल्ली, तो इसका उत्पादन होता है। और पिछले 10-12 सालों से जड़ी बूटियों का। खैर आगे बढ़ते हैं। सुबह हुई, चाय पिया, फ्रेश होने के बाद अब शूट करने का दिन था, यानी मतलब अब उत्साह था कि अब गांव घूमेंगे, गांव को देखेंगे, निहारेंगे। तो राहुल ने, क्योंकि जूते भीगे हुए थे, तो राहुल फटाफट दूसरे जूते का इंतजाम किया, तैयार हुए और निकल पड़े। चल दिए राहुल और मैं। उनके घर के ऊपर से, वहाँ पे अर्जुन भाई एक सेब का बगीचा तैयार कर रहे हैं, सेब के पेड़ लग गए हैं। तो घर से थोड़ा सा ऊपर जैसे ही चलते हैं तो जंगल शुरू हो जाता है। उस जंगल को पार किए बांज, जो बांज, मोरू और काफल, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा बांज के पेड़, उनके जंगलों से होते हुए फिर उसने बगीचा दिखाया। और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए तो जो पुराना गांव है घेस, वो सड़क के नीचे धार में है। एक धार में पूरी सारे मकान हैं, लेकिन चूंकि ऊपर खेती बाड़ी होती गई तो लोग ऊपर की तरफ आते गए। तो अब काफ़ी फैल गया है गांव। लोग जड़ी बूटी कर रहे हैं, कुटकी है, कूट है, अतीस है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, करीब 5-6 जड़ी बूटियाँ का उत्पादन करते हैं। तो राहुल सबसे पहले मुझे एक धार पे ले गया, जहाँ एक छोटा सा बुग्याल नुमा, बुग्याल तो नहीं कहेंगे, लेकिन छोटा सा एक तप्पड़ मतलब आपको समझाऊं तो मैं, जहाँ पर घास भी होता है, घास के मैदान भी होते हैं, आसपास पेड़ भी होते हैं। तो लोग, जो उस गांव के लोग अपने पशुओं को छोड़ देते हैं वहाँ पे, और वो चरते रहते हैं वहीं पे। तो वहाँ पर ले गया, तो वहाँ से बादलों के बीच से त्रिशूल और नंदा देवी की जो चोटियाँ थी, वो कभी हमारे सामने प्रकट हो जा रही थी और कभी छुप जा रही थी। यानी बादलों का मूवमेंट जो था वो देखने लायक था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। पूरे गांव वहाँ से दिख रहा था, एक भाग गांव का, ऊपर से नीचे तक खेतों में जड़ी बूटियों का, आलू का उत्पादन होता, पूरी खेती की गई थी। राजमा लगभग निकली गई थी, सितंबर अक्टूबर में निकल जाती है राजमा। आलू भी लोग निकाल रहे थे उस समय। तो आलू और जो जड़ी बूटियाँ हैं, और उसके अलावा जो और खेती बाड़ी है, सब अब खेतों में जुटे हुए थे। 12 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे। पूरा नज़ारा जो उस गांव का विहंगम दृश्य था, वो आँखों में अभी भी तैरता है। जैसे ही घेस का नाम आता है, आँखें बंद करो तो वो पूरा नज़ारा आँखों में अपने आप दिखने लगता है। आप भी जब कभी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अगर सो रहे हैं आप, तो सुनिए और खो जाइए उन वादियों में जहाँ मैं खोया था। यकीन मानिएगा, आपको लगेगा कि आप खुद भी उसी ट्रैक पे हैं, उन्हीं गाँव में हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राहुल हमें उन काश्तकारों से मिलाने ले गया जो जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं, जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बुजुर्ग के पास गए
तो उन्होंने बताया कि 11-12 साल से वो कूट, कुटकी, अतीस और भी जो जड़ी बूटियां हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा हो जाता है। कटकी तो करीब 1,000 से 1,200 रुपये किलो बिकती है। उसे विदेशों में भी जो ख़रीदार हैं उसके और देश में भी उसका उत्पादन होता है। उसके अलावा और भी जड़ी बूटियां हैं। फिर उसके बाद हम एक और काश्तकार के पास गए जिन्होंने उस इलाके में जड़ी बूटी उत्पादन के लिए काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया था। तो उन्होंने पूरी जानकारी दी, हर चीज़ के बारे में बताया, 5-6 जड़ी बूटियों का उत्पादन, उसका जो वितरण, उसकी जो कहाँ वो बेचते हैं, कितना उनको मिलता है और क्या खासियत है उन जड़ी बूटियों की। तो देख के बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद हम लोग काश्तकार, मैं, उनका नाम था नाम शायद अर्जुन सिंह बिष्ट उनका नाम था। तो वो हम लोग फिर घराट देखने चले गए। राहुल के मकान से करीब आधा किलोमीटर रहा होगा। घराट पंचक्की यानी पानी से चलने वाली चक्कियाँ, जैसे शहरों में जो आटा चक्कियाँ होती हैं, पानी का फोर्स एक लकड़ी के ऊपर से या सीमेंट की एक नहर बनाकर उसमें फोर्स के साथ डाला जाता है और जब वो फोर्स से पानी गिरता है तो लकड़ी के बने हुए पहिए चक्कों पर वो गिरता है नीचे और वो चक्के घूमते हैं और फिर वो जो मशीन होती है जिस पर हम बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो घूमने लगते हैं और उन पत्थरों के बीच से गेहूं के दाने गिरते रहते हैं और पिसता रहता है। तो घराट तो मैंने काफ़ी देखे थे, लेकिन उस इलाके में तो घराट से ही आटा, मंडवा या जो और भी है चौलाई की भी कहानी आगे बताऊंगा। चौलाई भी वहाँ बहुत होती है, तो वो पीसा जाता है। जो भी अनाज है वो उन्हीं पारंपरिक जो हमारे घराट हैं उन्हीं में पिसाई जाती है। उसकी आवाज़ खट 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 आ रही थी। पानी की आवाज़ जो है वो वहाँ से निकल रही थी कि उसकी आवाज़ जो है। तो ये चीज़ें बड़ी सुकून दे रही थी मन को कि हाँ, आज भी हमारे जो पारंपरिक घराट हैं वो ज़िंदा है। कब तक ज़िंदा हैं, कब तक वो रहेंगे? बिजली वहाँ पहुँच गई है, सड़क वहाँ पहुँच गई है, संचार की भी व्यवस्था धीरे धीरे हो ही जाएगी। वो पुराना पैतृक गांव जो है वो भी आधुनिक हो रहा है, तो कब तक रहेंगी वहाँ पर ये चक्कियाँ मालूम नहीं, लेकिन अभी हैं। अभी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो घराट हैं वो दिख जाएंगे। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि कानों में उस घराट की पानी की जो आवाज़ एक साथ मिल रही थी ना, तो किसी नया ही अनुभव हो रहा था। और बीच बीच में चिड़ियों की चहचहाट भी हो रही थी, क्योंकि वो एक छोटा सा गदेरा था, उसके बीच था, आसपास पूरा जंगल था, तो वहाँ पर वो घराट था। उसके बाद फिर जो राहुल है वो अपना जो पुराना घराट है उसको देखने के लिए ले गया। वो कह रहा था कि हम इसको फिर तैयार कर रहे हैं। तो राहुल और उसके जो चाचा जी हैं यानी अर्जुन सिंह बिष्ट जी, वो कर रहे हैं एक ऐसा होम स्टे बना रहे हैं जिसमें आपको इतना नॉलेज हो कि अगर आप एक बार उस गांव में पहुंच जाएं तो जड़ी बूटी उत्पादन, सेब का उत्पादन, पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं, वहाँ का जो पहनावा है, वो सारी जानकारी आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप रुकेंगे तो आपको हिमालय के जो हाई हिमालयन गांव हैं, जैसे घेस है, हिमनी है, वाण है, इनकी पूरी कहानी आपको पुराने बुजुर्गों से पूछ के कि पहले कैसा था, कितनी मुश्किलें होती थी पहाड़ों में, आज तो सड़क और बिजली चली गई है। तो ये राहुल उसके बाद अपने घराट में ले गया। उसने कहा कि इसको भी हम तैयार करेंगे। उसके बाद वो थोड़ा सा और ऊपर ले गया और बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। और मैं भी चलता गया, ऊपर से पानी आ रहा था और अचानक उसने दिखाया, देखो संदीप भैया, एक छोटा झरना। मंत्रमुग्ध हो गया, देखता रहा, पानी की बूंदें गिर रही थी, मन प्रफुल्लित हो गया। पानी ज़्यादा नहीं था लेकिन झरना बहुत अच्छा था, एक छोटा झरना, उसी के मकान के ज़्यादा दूर नहीं, नीचे। वो मन में उसकी जो आवाज़ है झरने की और पानी की, वो आज भी रह रहकर शरीर में सिरन पैदा कर देती है। उसके बाद हमने जो उनके धारा था वहाँ पर गए, मुँह धोया,
पानी पिया उस धारे में, उस ठंडे पानी में जो बांज देवदार की जड़ों से ऊपर बुग्यालों से मालूम नहीं कहाँ से वो पानी आ रहा है, कितने जो पेड़ हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी जड़ों से गुजरता हुआ वो हमारे पास पहुँचता है। पता नहीं कितने विटामिन्स और कितनी एनर्जी होती है उस पानी में कि एक बार आप पी लें तो आपकी कई दिनों की थकान मिट जाती है। आप एक बार उससे मुंह धो लें तो चेहरे में ऐसी फ्रेशनेस आ जाती है, ऐसी ताजगी आ जाती है कि नई ऊर्जा मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हिमालय में नई ताजगी देती है। केवल हिमालय ही नहीं, हिमालय के लोग, वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति, जंगल, पेड़ पौधे, लोग, ये सब मिलकर एक नया एनर्जी देते हैं। समय हो गया था खाने का, तो राहुल और मैं फिर घर आ गए। उसके बाद हमने खाना खाया, वही खाना जो हमारी तैयारी थी दिन के लिए कहा गया था, यानी राजमा की दाल, मंडवे की रोटी, चौलाई की उसकी सब्जी, राई की सब्जी, घी, मट्ठा, ये सब का आनंद लेकर फिर हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया। और अब वक्त था एक कहानी को एक नया आयाम देने का, यानी जो उनके पिताजी थे बलवंत सिंह बिष्ट जी, उनकी जो कहानी है, मतलब उनकी क्या कहते हैं वो घेस के बारे में। तो फिर उनसे बातचीत शुरू हुई बैठ के। बाहर ही आनंद आ रहा था, धूप भी खिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही थी और एक एहसास हो रहा था कि हिमालय से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो कितना सुकून देती हैं। तो बलवंत सिंह बिष्ट जी अपनी कहानी बताने लग गए कि 1938 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद 19-20 साल की उम्र में वो फ़ौज में भर्ती हो गए। वहाँ से लैंसडाउन जो है, कुमाऊँ जो रेजिमेंट है, और गरुड़ जो है, जहाँ मैं बताया कि किस रास्ते में आया, तो गरुड़ से वो पैदल आते थे 60 के दशक में। सोचिए कि वो जब वो छुट्टी आते थे तो गरुड़ जो बागेश्वर ज़िले का एक शहर है, ब्लॉक है, तो वहाँ से ग्वालदम से फिर देवाल से फिर घेस, तो ये 3-4 दिन में वहाँ से अपने कंधों पे सामान रख के आते थे। गरुड़ से आगे कोई रोड नहीं थी, न बिजली थी, न संचार, कुछ नहीं होता था। तो बताते हैं कि 1965 की लड़ाई में जसवंत सिंह बिष्ट, जिनको महावीर चक्र मिला, और नूरांग की जो फेमस लड़ाई थी 1965 में, जब एक पूरी 300 सैनिकों को और जसवंत सिंह ने अकेले अपने दम पर, 4th गढ़वाल के वो जवान था, उसने रोक के रखा हुआ था। 72 घंटों तक उस जांबाज ने पूरी जो 3 ब्रिगेड थी चीन की, वो रोक रखी थी। पूरी ब्रिगेड रोक रखी थी, एक ब्रिगेड उस 4th गढ़वाल में थे। तो वो उस कहानी को बता रहे थे कि हम भी उसके साथ थे, उसी कंपनी में, उसी सेक्शन में बलवंत सिंह बिष्ट जी थे। और रोंगटे खड़े हो रहे थे अपनी कहानी बताते समय। मत सोचिए आप, 70-80 साल का बुजुर्ग, पूरा पुराना अपना पुश्तैनी कोट पहना हुआ, नाक थोड़ी सी ऊंची, टोपी, आँखों में चश्मा लगा हुआ, और वो अपनी बात को बताते हुए इतने जोश में आ गए कि हमको भी लग गया कि हाँ, जैसे हमारे सामने ही लड़ाई चल रही हो, हमारे सामने ही भारत और चीन के बीच लड़ाई हो रही हो। तो इस तरीके से वो बता रहे थे अपनी घटना को। खैर, उसके बाद हमने पूरी कहानी सुनी उनकी, और फिर घेस के बारे में भी उन्होंने बताया कि कितना पुराना गांव था, आज कितना बदल गया है। कह रहे हैं इतना विकास हो गया है, हमने सोचा नहीं था कि हमारे गांव तक सड़क आएगी, बिजली आएगी, अब तो फ़ोन भी आने लग गया है। तो घेस एक अपने आप में हर्बल गांव है, जिसे सरकार भी बढ़ावा दे रही है। मटर, वहाँ पर लाखों रुपए की मटर लोगों ने बेची है। अगर संचार हो जाए वहाँ पे तो देश और दुनिया से संपर्क जुड़ जाएगा, लोग जो टूरिस्ट हैं वो आने लगेंगे। तो इसलिए जो पूरी कहानी है इस घेस गांव की, वो रोमांच पैदा करती है। मुश्किलें थोड़ी आती हैं वहाँ तक पहुँचते हुए, क्योंकि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो घेस जो है वो पर्यटन मानचित्र पर उभर रहा है। एक ऐसा गांव जिसकी अपनी एक कहानी है। अब उस गांव के 2-3 गांव अलग हो गए हैं, यानी घेस से जुड़कर एक गांव अलग हो गया है, हिमनी। उसके आगे एक गांव है बलाण, और पिनाऊ, एक 4 गांव की एक ग्राम सभा थी पहले, और वो थी घेस। तो इसीलिए कहा जाता था कि घेस के आगे नहीं देश। लेकिन अब उसके आगे भी गांव है, हिमनी है, हिमनी से आगे बलाण है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस
मुश्किल दौर में इन कहानियों को सुनकर, इन कहानियों के बारे में, हिमालय की वादियों के बारे में मैं आपको एक नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि सब सामान्य होगा। आप रूरल टेल के साथ इन गाँव की सैर दोबारा करेंगे, मेरे साथ भी करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। 45-46 हज़ार से ज़्यादा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो लाखों लोग देख रहे हैं देश विदेश के, उनसे एक ही अपील करना चाह रहा हूँ, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करिए जो आपके आसपास हैं। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का अंदाज़ कैसा है, ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो मेरी और भी जो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमने शूट किया उसके पीछे की कहानी कैसी थी वो हम बताने की आपको आगे कोशिश करेंगे। और घेस के बारे में बस इतना ही। आगे एक नए एपिसोड में फिर आपको हम ले चलेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जय नंदा, जय हिमाल।